Okay, today's topic is going to be about crop production and management. ठीक है, तो हम रीडिंग करेंगे उसको फर्स्ट. What is food? What is the variety of food? How agriculture helped and harmed for production? ओके, सो व्हाट इज फूड? फूड क्या है? खाना क्या है? हमको उसमें से क्या मिलता है? Nutrients, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ओके, व्हाई डू protein. वी नीड? हाँ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना. तो व्हाई डू वी नीड फूड? द क्वेश्चन इज देन व्हाई डू वी नीड फूड. क्या है वो तो समझ में आ गया, क्यों चाहिए उसको? खाना को क्यों चाहिए? To provide energy. डेली एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए तुमको, है ना. Yes, sir. तो ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए भी फूड चाहिए. तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये. ठीक है, पहली बात तो हम लोग समझेंगे कि खाना क्या था पहले, और अभी नेक्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके बाद कैसा हो गया है खाना, और फ्यूचर में हमको क्या ध्यान रखना चाहिए अगर हमको सही करना है उसको. तो पहले ज़माने में जो खाना था, प्री इंडस्ट्रियल एज में, मोस्टली बेस्ड ऑन फार्मिंग प्रैक्टिसेस. अब फार्मिंग जब होता था वहाँ पर, तब नेचुरल फार्मिंग होता था. वहाँ पर ज़्यादातर पशु के साथ हम लोग खेती करते थे, है ना. वी हैड हॉर्सेस, वी हैड काउस. उसके साथ हम लोग मिलजुल कर काम करके खेती करते थे. उसके बाद पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये खाना हम लोगों को कम पड़ेगा, या वॉर्स आए, बहुत सारे टाइप के वॉर्स भी आए. तो उसमें भी अलग अलग प्रकार का खाना चाहिए था जो लोग को ट्रांसपोर्ट कर सके. तो वैसे टाइप का खाना बनाने लगे, और एक ही टाइप का खाना बनाने लगे. और जब इंडस्ट्रियल एज आया तब उसकी वजह से ट्रैक्टर का भी इन्वेंशन हुआ. तो ट्रैक्टर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण निभाता है इसमें भूमिका. तो हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे करता है वो. तो खाना क्या है हमने समझ लिया, क्यों चाहिए हमने समझ लिया. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? How agriculture helped and harmed food production? ओके, एग्रीकल्चर कैसे हार्म करता है अभी के फूड प्रोडक्शन में, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे. सिंपल लॉजिकल सेंस में हम देखेंगे अगर आज, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो भी खाना बनता है अभी, उसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर में सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं. सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स मतलब जो नेचुरली मैन मेड फर्टिलाइजर्स होते हैं वो होते हैं यूज़. ठीक है ना. तो उसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान भी हो रहा है लोगों को. जैसे कि छोटे बच्चों को भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे उन लोगों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में. और उसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस और सिकनेसेस क्रीप इन कर रहे हैं जो पहले नहीं थे, उसके नाम भी नहीं आते थे. आज छोटे बच्चों को डायबिटीज़ भी हो रहे हैं. आज छोटे बच्चे को दांत में भी कीड़े लग जा रहे हैं, मिल्क टीथ में भी, है ना. ऑफ कोर्स देयर माइट बी हाइजीनिक रीजंस, बट देन बेसिकली ये है कि उसको उतनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे, उसकी वजह से वो उसमें सड़ान आ जाती है दांत में. या उसकी वजह से उसको कोई लिवर में डेवलपमेंट नहीं होता है अच्छे से, ताकि उसका जो है वो अमुक केमिकल्स नहीं निकाल पाते हैं, तो उसकी वजह से शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं पाते, तो वो डायबिटीज़ भी हो जाता है उसको, है ना. बेसिक इंसुलिन हमारे अंदर जो नहीं बनता है नेचुरली, तो हमको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं जब डायबिटीज़ हो जाए तब. तो नेचुरली हमारे अंदर से इंसुलिन बनता है ना, जो शुगर को काउंटर करता है. जैसे कि हमने बहुत सारा शुगर खा लिया, जैसे हमने बहुत सारे गुलाब जामुन खा लिए, तो हमारी बॉडी है ना इंसुलिन बनाती है उसको काउंटर करने के लिए, उसको शुगर को अटैच करके उसको निकालने के लिए. पर जब हमारी बॉडी शुगर नहीं बना सकती है, ये सॉरी इंसुलिन नहीं बना सकती है, तो वो शुगर्स हमारी बॉडी में घूमते रह जाते हैं, और इट स्टार्ट्स सिटिंग ऑन द जॉइंट्स ऑफ द बोन्स. और उसकी वजह से लोगों को जिसको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, आप देखा होगा कि उन लोगों को पैर में काला काला हो जाता है, फिर उसको अंगूठा काटना पड़ता है, या फिर ऐसा होगा कि पैर पूरा काटना पड़ता है उसकी वजह से. तो ऐसे करके जॉइंट्स में बैठ जाता है शुगर. दिस इज़ बिकॉज किडनीज आर नॉट एबल टू फ्लश इट आउट. क्यों? क्योंकि वो शुगर्स उसको इंसुलिन के द्वारा रिएक्शन नहीं किया गया है, तो उसकी वजह से वो रह जाता है, बॉडी में ही घूमता रहता है ना. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? Crops are similar plant cultivation on a large scale at one place. ओके, How does this impact the land and the surrounding? What is the nutrition value of this crop? How can we make it suitable and more nutrition? how can we make it sustainable and more nutritional? Okay,
प्लांट्स जो होते एक जगह पर ही एक लाइन में बनाते हैं तो उसको क्रॉप्स कहते हैं, सिंपल एज दैट। वो तो हमको समझ में आ गया। अभी हम उस प्लांट्स को कैसे न्यूट्रिशनल उसका वैल्यू जो है वो बढ़ा सकते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू जो का मतलब है कि उसमें जो कंटेंट है, जैसे कि हमने भी बात की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसमें जिंक, कॉपर, आयरन, ये सब चीज़ें जो माइक्रो लेवल में चाहिए उसको ज़मीन में ऑलरेडी है, पर उसको सॉल्युबल फॉर्म में करने के लिए बैक्टीरियाज एंड वायरसेस हेल्पफुल होते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरियाज ही होते हैं, अलग अलग विविध प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं जो उसको कन्वर्ट करते हैं टू सॉल्युबल फॉर्म, जो प्लांट अपटेक कर सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे टाइप के बैक्टीरिया क्या काम करते हैं। क्रॉप्स को ज़्यादातर अभी रोज में बनाए जाते हैं, बहुत पूरा करो पूरा प्लांटेशन, जैसे कि एक क्रॉप उगाने के लिए पूरा का पूरा 100 एकड़ का प्लांटेशन है जिसमें एक ही चीज़ उगती है। अब उसमें ऑब्वियसली एक फ़ायदा तो ये रहता है कि आप एक टाइप की मशीनरी लोगे तो उसमें आप जैसे कि हार्वेस्टर लिया है, आप गेहूँ उगा रहे हो तो आपका हार्वेस्टर जो है वो उसको गेहूँ को प्रोसेस करके आपको तुरंत गेहूँ का दाना बैग में पैक करके रख देते हैं वो। आपने मकाई ले ली तो उसका भी हार्वेस्टर आता है जो सीधा का सीधा पील करता है तो मकाई अलग हो जाती है उससे। तो उसको कॉर्न को यूज़ करने, जैसे अमेरिका में ज़्यादातर होता है कॉर्न उगाते हैं वो लोग, तो कॉर्न भी वहाँ पर उसका सेपरेट हो जाता है, पैकिंग होकर के निकलता है ऐसे एक तरह से। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स सॉर्ट करने के लिए हम लोगों को अलग अलग विविध प्रकार के क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे, जिसको मिक्स क्रॉपिंग भी कहते हैं। आज हम मिक्स क्रॉपिंग नहीं कर रहे हैं, उसका एक मेन कारण है कि हम लोग वेस्टर्न फिलोसॉफीज को फॉलो करते हैं। जैसे कि कपड़े में भी हम लोगों ने की वेस्टर्न फिलोसॉफी को फॉलो किया। वो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जहाँ पर उन लोगों को ठंड के हिसाब से लड़ सकते हैं। हम लोगों को ऐसे कपड़े चाहिए यहाँ पर जो कॉटन से बेस्ड है। कॉटन क्या करता है, आपका शरीर में से पोरसनेस मेंटेन करता है और उसकी वजह से आपकी स्किन ब्रीथ कर सकती है, क्योंकि बाहर गर्मी है, वहाँ पर क्या है ठंड है। तो वो लोग ने पॉलिएस्टर नायलॉन ऐसी चीज़ बनाई जहाँ पर से पूरा का पूरा स्किन के साथ इंसुलेशन बनाता है, और बाहर की ठंड है वो उसको उसकी स्किन तक फील नहीं हो पाती है। तो सम प्रिंसिपल्स आर ओके फॉर देम बट दे आर नॉट ओके फॉर अस। हम लोगों ने उन लोगों की अपना बना करके हम लोगों ने क्या मिस्टेक किया कि हम लोगों ने मान लिया कि ये सही है, और वो सही हमको कितना गलत पड़ रहा है। हम लोग पंजाब में भी देख रहे हैं आजकल एक ऐसा ट्रेन चल रहा है, अभी वो गुजरात में भी चालू हो गया है। ये आपको नई जानकारी होगी कि गुजरात में एक ट्रेन जाती है यहाँ से, कोई कौन सा मेजर शहर है मुझको पता नहीं एग्जैक्टली, बट एक ऐसी ट्रेन जाती है यहाँ पर से, उसको भी नाम दे दिया कैंसर ट्रेन। दैट मीन्स कि वहाँ पर से जो फार्मर्स आते हैं, वो ज़्यादातर फार्मर्स नहीं होते, लोकल लोग भी होते जो ऑलरेडी सिक हो जाते हैं। फार्मर्स क्यों पहले सिक हो जाते हैं, क्योंकि दे यूज पेस्टिसाइड्स एवरी डे। हम लोगों के पास तो घर पे एक बार खाना आ जाता है पेस्टिसाइड वाला, उन लोगों को तो हर रोज़ छिड़काव करना है पेस्टिसाइड का, तो उन लोगों को अटैक पहले हो जाता है। ठीक है ना। तो फार्मर्स आर ऑन द फ्रंट लाइन, पहले तो वो लोग तो गलत चीज़ कर बैठे हैं, उसकी वजह से वो भुगत भी रहे हैं पहला, और उसका फिर परिणाम जो है स्वरूप में वो लोगों को डिजीजेस इतने शिकार हो जाते हैं उसमें कि अभी वो लोग जो खेती करते हैं वो भी छोड़ते जा रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का वो जो बैक्टीरियाज है वो हटा दिया है दवा से, अर्थवर्म्स मर रहे हैं। तो जो क्लाइमेट जो रहता है, जो प्लांटेशंस में या फार्म में जो क्लाइमेट रहता है वो बहुत अनस्टेबल रहता है। जब गर्मी होती है तो बहुत गर्मी हो जाती है, जब ठंड होती है तो बहुत ठंड हो जाती है। उसकी वजह से क्रॉप्स को भी अच्छे से डिजीज़ तुरंत पकड़ लेते हैं, क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, दे आर स्ट्रगलिंग। उन लोगों के रूट सिस्टम भी डीप नहीं जा पा रहे क्योंकि पोरस नहीं है जमीन, राइट। उन लोगों के ट्रैक्टर्स और भी डीप खोदते जा रहे हैं और पलटा रहे हैं ज़मीन को, क्योंकि ऊपर की लेयर ऑलरेडी ख़राब हो गई है। तो ज़मीन को पलटाते तो थोड़ा बहुत सही निकलता है उसमें से माल, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच नीचे हो गई उल्टी ऊपर, जबकि ऊपर होनी चाहिए, उल्टा हो रहा है। तो पलटाते पलटाते अब ऐसा आ गया कि अब इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर्स आ गए, वो ज़मीन ऊपर की लेयर को घेरने के लिए अक्षम हो गए। तो पहले ट्रैक्टर में 50 का नंबर आता था, 50 का नंबर मतलब 50 का हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, अभी 150 का कॉमन हो गया है। उसमें 150 लिखा होगा ट्रैक्टर में, देखना जो भी कुछ मॉडल होगा उसके बाद 150 लिखा होगा। दैट मीन्स 150 हॉर्सेस आगे से खींच रहे हैं उसको, 150 घोड़े। तो 150 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आया है, अभी तो उससे भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना। और हम नीचे भी देखेंगे कि कैसे अमेरिका में बहुत बड़े बड़े हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं। हाँ। How money has made crop production a catastrophe? कैटेस्ट्रॉफी। Catastrophe.
sprinkler down to even cancer and incurable body harms like infertility, premature premature development of the brain. of the brain, and many other religion, regions, economic gains, poor quality control, uh, Unawareness of unawareness of nutrients, nature's law and cycles. Okay, how money has made crop production a catastrophe? कैसे पैसे की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। पहले ज़माने में जो खाना था वो हमारी खुराक थी, हम हमारी कंजम्पशन की खपत थी, ठीक है, उसकी वजह से हम लोग खाना बना लेते थे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पैसे की वजह से कैसे पैसे को महत्वपूर्ण माना हमने, और उसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, सीड सबसे सस्ता कहाँ से मिलेगा, खाद सबसे सस्ता कहाँ से मिलेगा, और खाद सबसे सस्ती हम ढूंढने जाते हैं। वैसे बिजनेसमैन जो है वो भी खाद ऐसी बनाता है जो उसको सबसे कम लागत लगती है उसमें। आप समझ रहे प्रॉब्लम क्या हो रहा है इकोनॉमिक की वजह से। इकोनॉमी में ये कहते हैं कि आपको सबसे सस्ता माल बनाना है, ठीक है ना, सबसे अच्छा पैकिंग करके उसको बेचना है, और उनमें से सबसे मुनाफा बड़ा का बड़ा रखना है। तो आप सबसे सस्ती चीज़ ढूंढने जाओगे फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होगी, वो चीज़ खोखली हो सकती है, या आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा था वहाँ पर कि क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल नहीं है तो उसकी वजह से हम लोग चेक नहीं करते कि कहाँ से चीज़ आ रही है, और कुछ भी चीज़ बना करके बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बीच में ये भी आया था कि घी जो है वो डुप्लीकेट बना रहे हैं, घी जो है इंडिया में वो डुप्लीकेट घी बना रहे हैं, कोई ना कोई यूज़ ऑयल्स में से ऐसे एमल्सन डाल करके उसको डुप्लीकेट बना रहे हैं। तो वो सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि क्वालिटी को चेक करने वाला कोई नहीं। बिजनेसेस वो है वो पैसा सबसे कम कीमत में बनाने के लिए जुटे हैं। तो लास्ट में अंतर्गत क्या पहुंचेगा कंज्यूमर के पास, एक प्रोडक्ट जो आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। सेकंड चीज़, आपके ऊपर को क्वालिटी का भी कोई एश्योरेंस नहीं कि ये चीज़ अच्छी होगी। और लास्ट में आपको उसका डिसएडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा कि आपके शरीर में वो चीज़ लगती है, जो भी है एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट आपके शरीर में लगती है, तो आपका शरीर को नुकसान मिलता है। तो अननोइंगली अननोइंगली हम लोग उसके भागीदार हो गए, और हम लोग कहीं ना कहीं उसको पैसे के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि पैसा जब आया है, पैसे तो पहले भी था, पर वो खाने के साथ जैसे कि अभी जुड़ गया है। खास करके अभी का मॉल का कल्चर जिसको कहते हैं, खाना कहाँ से मिलता है, ओ मॉल में मिल जाएगा। किसी को पता नहीं है कि वाटरमेलन कैसे उगता है, कहाँ उगता है, पाइनएप्पल कहाँ उगते हैं। आप लोगों को शायद पता है फिर भी, क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत लिंक में है विलेजेस के साथ। बट किड्स इन द सिटी दे डोंट नो हाउ पीनट्स ग्रो, यू नो, दे डोंट नो हाउ तिल्ली कैसे उगती है। शायद आपने भी देखा होगा तिल्ली कैसे उगी, आपने देखा है कभी, सेसमी सीड्स, हाँ, वाइट सर वो एक थोड़ा सा पौधा होता है उसमें से लगे होते हैं। हाँ, उसमें छोटे छोटे पॉड्स लगे होते हैं ऐसे, है ना। तो बच्चों को ऐसे खास करके देखा भी नहीं है पॉड्स को। आप लोगों ने शायद देखा, हार्वेस्टर चलते हैं या ऐसे आप जाते हो घूमते हो तो देखते हैं राई कैसे बनती है, लोगों ने नहीं देखा है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम लोग बहुत नुकसान में आ रहे हैं। हम लोगों को समझना है कि पैसा कहीं ना कहीं इसका भागीदार है, और उसमें ट्रस्ट ले आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और फिर से वो उसके ऊपर हम ध्यान देंगे ना। तो हमने ये सेंटेंस में से समझा कि क्योंकि इकोनॉमिक गेन्स की वजह से, पैसे की वजह से हम लोगों ने बहुत सारा खो दिया है, सही चीज़ खो दी है, क्वालिटी खो दी है हमने, और उसकी वजह से बैकलैश में हम लोगों को सफ़र भी करना पड़ रहा है उसके। हाँ, रॉन्ग प्रोडक्ट खाने के बाद शरीर को सपोर्ट करना पड़ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। How money has allowed the West मेजोरिटी majority to escape the responsibility to grow their own food. इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने पैसे की वजह से दूसरे लोगों के पास जिम्मेदारी उठ गई खाना बनाने की। पैसे दे करके खाना खरीद लेते हैं, हमको कुछ पता भी नहीं कि खाना कैसे उग रहा है, हम लोगों को पता भी नहीं लगना है। ए मकाई बेच रहे हो, इधर आओ, कितने की है, 10 रुपए की, 8 रुपए में दो, चलो जाओ। हमने उसके साथ संबंध नहीं बनाया, और हम लोगों को एक पैसे के पावर की वजह से हम लोग उसके ऊपर हुकूमत चलाने लग गए ऑलमोस्ट। और वो खेडूत जो है वो क्या चाहता है, वो भी पैसा चाहता है। उसकी वजह से वो क्या करेगा, वो सबसे सस्ता तरीका है, खातर सबसे सस्ती खातर डालेगा। गाय भी रखनी पड़ेगी उसको तो गाय नहीं रखेगा, क्योंकि गाय के मुआवजत करने के लिए भी एफर्ट चाहिए।
भाई उसको चारा देना है, घास देना है, पानी देना है ना, उसको बांध के रखना है, उसको दूध भी दोना है, ये सब चीज़ें करनी है। तो पहले तो जैसे पहले ज़माने में ट्रैक्टर था, सॉरी काउस थे, पहले ज़माने में काउस थे। उसके बाद जब ट्रैक्टर्स आए तब उसमें से जो बुल था वो हट गया। अब फार्म लैंड में क्या हुआ है, फार्म लैंड में एक गाय होती है ना, बुल नहीं होता है, क्योंकि बुल की जगह किसने ले ली, Tractors. ट्रैक्टर्स ने ले ली। ट्रैक्टर्स बहुत इजी हो गए, आपने चाबी लगाई चालू कर दिया, वो चार काम करके बैठ गए शांति से ऑफ होकर के। बुल जो होते तो उसको खाना दो, 2 टाइम 3 टाइम पानी दो, 4 टाइम, वो सब चीज़ें झंझट हट गई। तो घर पे भी अभी भी जो विलेज सिस्टम में है वो लोग बुल्स नहीं रखते, क्योंकि बुल की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही अभी। जब भी उसको रिप्रोडक्शन करना है तब बुल को लेके आते और रिप्रोड्यूस करके बुल को छोड़ देते, ठीक है ना। तो उसकी वजह से पहला बुल हट गया, अभी गाय भी हट रही है स्लोली। क्यों? क्योंकि अभी खाद खाद तो थैली में मिल रहा है, दूध भी हमको मार्केट में और मॉल में मिल रहा है। और सब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो लोग ऐसे ऐसे काऊ का हर्ड्स को ऐसे सब encompass करके वो लोग डेयरीज को पूरा का पूरा कमर्शियलाइज कर दिए। तो जो घर घर जब दूध निकलते थे लोग बनाने, जो घर घर पे दूध बन रहा था, हर एक घर पे पहले गाय थी, वो सब हट गई। और उसका मेन कल्प्रिट क्या है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कह सकते हैं उसको, उसका दोष टेक्नोलॉजी के ऊपर भी दे सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी सारी चीज़ इजी हो गई है, हम लोगों को ये लबोरियस जॉब लगने लगा है। आप सोचो कि आपको कभी भी ऐसा लगेगा कि आप घर पे बैठे हो तो आप उसके उपमें बनाओ केक्स, काउडंग के केक्स बनाते थे पहले, पता है, बर्तन वो Yes, sir. जलाने के लिए। हाँ, तो पहले लेडीज वो काम करती थी, आज तो वो भी नहीं करना है क्योंकि आपके एलपीजी गैस आ गया और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद आया बात जैसे कि हम लोग दूध बनाते हैं या दूध की चीज़ करते हैं तो उसको दूध को दोना पड़ता है। तो अभी आजकल की पढ़ी लिखी जो गर्ल्स है या इवन बॉयज़ है, वो लोग ये सब काम नहीं करना चाहेंगे। वो लोग कहेंगे कि ये सब देहाती लोगों का काम है, ये सब फार्मर जो होते हैं वो गाँव में कटगाए में, हम लोगों के पास टाइम नहीं है। तो एक तरह से लेबोरियस जॉब्स में या लेबर इंटेंसिव जॉब से हम लोगों को घिनापन होने लगा। वी स्टार्टेड डिसरिस्पेक्टिंग लेबरस जॉब्स। हमको लगता है कि ये वो नीचा जॉब है, उसकी वजह से भी काफ़ी सारा नुकसान भी हो रहा है ना। तो एनिमल्स की रख रखाव रखने के लिए, या तो ह्यूमन बींग की तरह ही है, इनफैक्ट एक छोटा बच्चे की तरह है, गाय रखोगी घर पे तो उसकी रख रखाव करने के लिए पहले सबके पास टाइम था। आज टीवी का इन्वेंशन हुआ, Yes. है ना, एलपीजी से भी गैस बन रहा है, तो अब उसको वे भी नहीं चाहिए, केक पीस नहीं चाहिए, काउडंग केक्स वो भी नहीं चाहिए। तो अभी किसके लिए रखने का है, दूध के लिए। अच्छा दूध तो पैकेट में भी मिल रहा है वहाँ पर, डेयरी वाले जो है वो कर ले सब काम। तो चलो गाय हटा दो अभी। अभी नेक्स्ट जो घर पे बहू आ रही है या इवन जेंट्स आ रहे हैं, वो लोग के पास टाइम है, वो जॉब पे चला जाता है आदमी जो है ना। और घर की लेडीज जो भी है वो उसमें ये सब चीज़ों में हाथ में काम लेना नहीं चाहती है ऐसे। गाय को धोना और गाय के लिए चारा रखना और ये सब चीज़ें छोटी लगती है उसको। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि सच में हमको सही चीज़ के लिए पहले ज़माने में ऑटोमेटिकली चीज़ें चलती थी और अभी मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है हमको कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो क्या आपकी ज़िंदगी जो है वो 5 10 साल 20 साल आपने कम कर दी है? अभी तो लोग 40 40 50 साल में भी हार्ट अटैक आ गए हैं। तो वो जो लॉस करोगे आप, हेल्थ के डिसएडवांटेजेस जो आप मिलने वाले हैं उसकी वजह से, क्या वो सही है? अच्छा आप कहोगे कि ये एवरेज एज जो है वो तो बढ़ती जा रही है, लोग तो 100 100 साल का, केरला में जैसे कि तो 90 ईयर्स प्लस है उसका एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि वहाँ पर बहुत हेल्थ हेल्थ कॉन्शियस है लोग। लेकिन वहाँ पर भी गाय और ये सब चीज़ नहीं है घर पे, हर एक घर पे गाय नहीं होती केरला में। तो वो लोग कैसे कर पा रहे हैं? तो वो लोग ओल्ड तो हो जा रहे हैं पर उन लोगों के अंदर शक्ति नहीं रही बची, तो वो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर या उसके बच्चों के ऊपर, उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो आप 90 के लगते हो, दिखते भी हो 90 के, पर आपके ऑर्गन्स है वो 100 के हो गए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? या फिर एक आदमी दिखता तो 60 का है या 50s का है और उसकी रियल उम्र 80 है, वो कौन सही है उसमें? एक आदमी जो लग रहा है कि ये 80 का है पर उसका ऑर्गन्स और ये सब हेल्थ और इसके लंग्स और इसका लिवर इतना स्ट्रांग और फ्रेश है कि वो 60 का है, ऐसा लगता है, इतना पावरफुल है।
या फिर एक लड़का या एक आदमी जो 60 years old का है, लेकिन वो थक जाता है, 80 year old की तरह लकड़ी के साथ चल रहा है और ये सब चीज़ें 60 years की एज में, तो कौन सा सही है उसमें? सर पहले जो 80 का दिख नहीं रहा है पर 80 का है, मतलब वो उत्साह है, उसमें एनर्जी है, बट ही इज ऑलरेडी 80। तो वो कैसे होता है? हमारे जो ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन्स की फेलियर की वजह से हम मरते हैं। हम लोग एक ऑर्गन फेल होता है ऐसे नहीं, सब ऑर्गन्स एक साथ फेल होने लगते हैं। लंग्स भी हवा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रही है, लिवर भी अच्छे से खून को बना नहीं पा रही है, एनर्जी से डिस्पर्स नहीं कर पा रही है। हमारा हार्ट है वो भी स्किप कर देता है बीट, हमको ऐसे सडनली चेस्ट पेन हो जाता है। तो सब ऑर्गन्स की फेलियर की वजह से हम लोग अर्ली मौत के शिकार हो जाते हैं। ठीक है ना? तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग खाना खा रहे हैं उसके साथ डायरेक्ट लिंक है। जो हमारी जो लाइफ है, वो अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑर्गन्स चाहिए हमको, कि हम लोग दिखे तो 60 के लेकिन है 80, तो वो अच्छा ही होगा ना। हम दिख रहे 60 के, हम वॉकिंग कर पा रहे हैं, हम शायद अच्छे से स्पेक्स भी नहीं आ रहे हमको, आंख भी, हमारे आंख की रोशनी भी तेज है ना, और लेकिन हम 80 के हैं, 80 year old के। तो वो सब कैसे होगा? हमारा खाना पीना सही होगा, हमारा हवा पानी सही होगा, तब जाकर के सही होगा। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। just चलो। a few decades ago, most of the food production was in some way, directly or indirectly, in control of its कंज्यूमर। consumer. जैसे कि मैंने कहा अभी, बहुत सारे लोगों उसके घर पे गाय थी, तो उसका कंट्रोल, फूड का कंट्रोल उसके हाथ में था। उसके पास खेत थी, तो उसमें खेत में से खाना लेके आते थे सुबह सुबह उठ करके। उसके आंगन में भी बहुत सारा पेड़ पौधे थे, तो उसमें से सब्जी हो जाती थी उसकी। आजकल लोग सब फ्लैट्स में जी रहे हैं। आजकल सब लोग फार्म लैंड को छोड़ रहे हैं, फार्मिंग को छोड़ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग छोड़ दिए फार्मिंग, राइट? तो उसकी वजह से उसके हाथ में से कंट्रोल चला गया। ठीक है ना? तो इसका मीनिंग ये निकल रहा है, जस्ट अ फ्यू डेकेड्स होगा, मतलब अमुक ही 10 20 30 साल पहले ही हाथ में कंट्रोल था। दूध का तो कंट्रोल था ही था, राइट? एटलीस्ट आपके मम्मी पापा को भी पूछोगे तो शायद वो लोग का भी हाथ में कंट्रोल था, गाय का हाथ का दो दूध पीते थे वो लोग, और सब जस्ट 5 20 to 30 years ago, है ना? So, just a few decades ago, most of the food product produced was in some way directly or indirectly in control of its consumer। मतलब जो खाता था वही बनाता था। फूड प्रोड्यूस्ड was in the control of the consumer। मैं ही कंज्यूमर हूँ और मैं ही फूड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना? चलो। नाउ Now, with the creation of new citizens, small cities, and mall नाउ culture, द क्रिएशन ऑफ न्यू सिटीजन, स्मार्ट सिटीज। हाँ। वी we टेंड टू we tend to see food as a resource we cannot get from the mall, and they are also just given some at bare minimum value because of some economical reasons that money in cursed with business with always give less than that they get back. That's how they more make मेक profit. प्रॉफिट। बिजनेसेस उतना ही करेंगे जितना उसको वापस मिलता है, उससे कम ही देंगे, तभी तो वो बिजनेस गिना जाएगा। बिजनेस में क्या है? कम में बनाओ, ज़्यादा में बेचो, उसमें प्रॉफिट बनाते हैं। कम में बनाओ, ज़्यादा में बेचो, उसमें बीच में जो मार्जिन है वो प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं उसको। ठीक है? और साथ साथ में कंपटीशन को भी देखना है, कंपटीशन को भी गिराना है। तो आप आपका भाव गिराओगे तो आप फिर से इनपुट भी कम करना पड़ेगा कहीं ना कहीं तरीके से। समझ में बिजनेस मॉडल्स में क्या प्रॉब्लम है, फूड के साथ जोड़ेंगे तो। ठीक है ना? Due to the wasteland of India independent longitudinal area, it is a habitat to a vast variety of foods, crops. Different regions of India have different climatic conditions like temperature, humidity, and rainfall. ओके, ये समझ में आ गया। लॉन्जिट्यूडनल मतलब इंडिया इतना लंबा है लॉन्जिट्यूडनल वैल्यूज में, कि ऊपर का क्लाइमेट जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर, नॉर्थन साइड में जो नॉर्थ का फूड होता है, नॉर्थ में प्लेन्स होते हैं, उसमें जो उग रहा है वो कम्प्लीटली साउथ में जाओगे, तमिलनाडु बेंगलोर और ऐसे सब जगह पर कम्प्लीटली लेयरली ऑलमोस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ पर। तो अलग अलग विविध प्रकार की चीज़ें उग सकती है। ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो कोल्ड एरिया की चीज़ें उगती है,
है ना, कश्मीर में और उसी जगह पर तो एप्पल्स एंड ग्रेप्स एंड ड्राई फ्रूट्स भी बनते हैं, राइट, जैसे और नीचे जाते हो तो आपको नॉर्मल क्रॉप्स जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स में भी बनते हैं, जैसे काजू भी है, कैशू नट्स, वो भी बनते हैं वहाँ साउथ में, है ना। वहाँ पर कोकोनट्स तो ऑब्वियसली ज़्यादा है ही है, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में कोकोनट्स ही यूज़ करते हैं वो लोग, हर एक डिश में लगभग कोकोनट्स आ जाते हैं। वो लोग फिर नॉन वेज में भी जाते हैं, पर वो अलग पूरा स्टोरी है। लेकिन लॉन्जिट्यूडनल जो है वो अलग अलग टाइप का क्रॉप्स उगा सकते हैं इंडिया, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट कि हम लोग एक ऐसी लॉन्जिट्यूडनल वैल्यूज में जी रहे हैं जहाँ पर विविध प्रकार के क्रॉप्स हम बना सकते हैं अलग अलग सीजन्स में, ठीक है। Kharif crop, the crop which are sown in a rainy season called Kharif crop. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut, and cotton of are Kharif crops. Okay, so whenever it rains, just before the rains, they start planting the kharif crops. वो लोग को अनुमान हो जाता है कि हाँ एक बार बारिश आई, अच्छा इस बार बारिश आई है तो हम लोग खेत में कुछ बो आते हैं। तो वो जो बोएंगे तो वो क्या क्या बोएंगे, सोया, मेज, कॉटन, पैडी एंड ग्राउंडनट्स। अभी जो मूंगफली, जैसे कि अभी मूंगफली का वो लोग मूंगफली का तेल निकालेंगे, अभी थोड़ी देर में ही मूंगफली पकने लग जाएगी, कोई कच्छ कच्छ की बात करें तो, राइट। तो वैसे खारिफ क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स दैट आर ग्रोन आफ्टर द रेनी, जस्ट मतलब जस्ट रेन स्टार्ट होता है उससे पहले भी स्टार्ट कर देते हैं अमुक जन जो बहुत होशियार होते हैं, तो वो पहले से स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होगा, उसका हार्वेस्ट भी जल्दी पक जाएगा, उसको पहला का पहला माल मार्केट में बेचने के लिए को मिलेगा, तो वो भाव भी अच्छा मिलेगा। फिर एक ऐसा पार्ट आता है जहां पर तुम लेट हो गए तो भाव गिर जाता है। फिर लास्ट एक भाव आता है जो लास्ट में उगाता है, जैसे कि एक महीने के बाद किसी ने उगाया, बारिश बहुत सारी हो गई, एक महीने के लिए वेट किया उसने और फिर उसने उगाया और फिर उसने मार्केट में डाला, लेकिन उसके टाइम पे ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका दाना छोटा रह जाता है। क्योंकि खारिफ क्रॉप ऐसा ही क्रॉप है जैसे कि अभी सूरज है, सनलाइट है, ठीक है, तो वो सनलाइट की वजह से वो दाना पकता है। अभी तुमने लेट उगाया है फॉर एग्जाम्पल, तो अभी तो वो आपका क्रॉप्स का फोलिएज बन रहा है, तो उसमें दाना भी छोटा रह जाए, इसलिए लेट उगाना इज नॉट अ सेंसिबल आइडिया। राइट टाइम या उससे पहले टाइम में उगाना आपके लिए फायदा देता है। Rabi crops. The crop grow in the winter season October to March are called Rabi crops. Examples of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard, and linseed. एंड linseed, Basil, this pulse and vegetables are grow during summer at many places. ओके, इसके सिवाय भी, किसके सिवाय, मस्टर्ड, पी, ग्राम एंड इनलिन सीड के सिवाय भी पल्सेस उगाते हैं और वेजिटेबल्स भी उगाते हैं, ठीक है। कब उगाते हैं ये, विंटर सीजन में, जो अक्टूबर से मार्च तक चलता है, ठीक है ना। ज़्यादातर ये इंडिया के ही हिसाब से बनाया है बुक को, इसलिए हिसाब से बोल रहा है। Cultivation of crops the correct way that नेचर nature independent इंटेंडेड intended was mixed cropping with plants and microorganisms living together in a symbiosis relationship. ओके, सिम्बायोसिस का मतलब है सहजीवन। सहजीवन मतलब सब जीवों को मिलके मिलके काम करते हैं, ऐसे सहजीवन के साथ मिलके काम करके कुछ काम आगे जाता है। तो सिम्बायोसिस का मतलब है सहजीवन को मिला करके काम जो होता है उसके में सबका फायदा होता है, ठीक है। तो हम लोग जो क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं, नेचर इंटेंडेड वाज मिक्स्ड क्रॉपिंग। नेचर इंटेंडेड मतलब जो नेचुरली होता है वो मिक्स्ड क्रॉपिंग ही होता है, जंगलों में से लेकर कोई भी जगह पर आप ले लो तो मिक्स्ड क्रॉपिंग अलग अलग विविध प्रकार की चीज़ें होती है। हम उसमें से लेसन लेकर के करेंगे तो हमारे लिए वो फायदा रूप होगा। जैसे कल हमने डिस्कस किया था ये, इसका रूट जो है वो ऐसा केमिकल्स प्रोड्यूस करता है या ऐसे बैक्टीरिया इसमें केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो इसके रूट्स को फायदा करता है, और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि मेज गोज वेल विथ ग्राउंड नट्स, ठीक है ना। तो ग्राउंड नट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया लॉक करता है नाइट्रोजन को, और वही चीज़ ग्राउंड नट्स को भी काम आती है, और नाइट्रोजन एक्सेस होता है वो मेज को काम आ जाता है। तो मेज का फोलेज बन रहा है, तब ग्राउंड नट्स उसके रूट्स डाल रहे हैं, तब ऑलरेडी इसका भी फोलेज बन जाता है, तो रूट्स इसका भी एक्सपांड होता है, तो दोनों को फायदा मिलता है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, सहजीवन, ठीक है। Preparation of soil. Nature way like ants, earthworm, and small insects which versus stealing tools, plug
hoe, and cultivators. For roots to penetrate deep into the soil, we need the soil to be loose, and this can be naturally achieved that ad- Abundant bacteria. abundant bacteria, earthworms, and other small insects in soil. These organisms not only convert the dead densely Decaying plants. decaying plants on the surface back to nutrients but also act as storehouses of water and as converts on insoluble elements into soluble components. Example Nitrites. nitrites play with. ओके, सो बेसिकली हम लोगों को जो सॉइल बनानी है, सॉइल प्रिपेयर करनी है, उसमें हम लोगों को टूल्स के साथ करना है या अर्थवर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया उसको लेकर के हम काम करेंगे। टूल्स का मतलब है जैसे कि कल्टीवेटर या प्लाव है, जो ट्रैक्टर है, पहले तो हमको ज़मीन को पलटा देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसके ऊपर लेवल करने के लिए, जिसको हम गुजराती में कहते हैं डांती मारते हैं, उसको जमीन को दांती बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसके पारा बांधते हैं, पारा मतलब दोनों साइड पे हाइट पे रेज करते हैं, एक छोटा सा टेकरा मतलब ये बाहर ना निकले पानी। बांधा करते हैं, राइट। एंड देन उसमें सीड उगा देते हैं, ठीक है ना, साथ साथ में हो जाती है, जैसे पारा और सीड जो होता है वो साथ में हो जाता है। तो ये जो प्रैक्टिस जो है उसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है, आपको एक ही टाइप का, एक ही लाइन में एक ही टाइप का क्रॉप बन के निकलता है। उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, आपने अर्थवर्म का घर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिस्प्लेसमेंट कर दिया, अपने उसको ऊपर थे पहले, आपने उसको नीचे डाल दिया, जो नीचे थे, जो ठंड में रहना चाहते थे, आपने उसको ऊपर लेके आए, क्योंकि वो ज़मीन को पलटाता है ना, तो नीचे ठंड में रहते थे वो, अभी तो हमने पलटा दिया, तो वो जो नीचे अच्छे से सर्वाइव करते हैं उसने पलटा दिया तुमने। जो माइक्रोजिया करके एक फंगस है जो रूट्स को डेवलप करने में भी मदद करती है, वो भी एक्सपोज हो जाती है जब आप पलटाते हो तो वो सब, जैसे कि कहते हैं ना, नेचर के साथ जैसे भूकंप भेजा तुमने हर एक खेत में। हर बार जब बारिश से पहले जब आप देखते हो कि जब ट्रैक्टर टिलिंग कर रहे हैं ज़मीन को, तो एक तरह का भूकंप जा रहा है नीचे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि उन लोगों के पोरस जो ज़मीन रखी थी, उन लोगों ने जो मेहनत की थी इतनी सारी। आप सोचो कि एक छोटी सी चींटी होती है और अर्थवर्म होता है, वो कितना बड़ा नीचे, 10 फीट, ये 10 फीट है ऊपर से नीचे, ठीक है, 10 फीट तक वो नीचे जा करके काम करते हैं और रहते हैं। एंट का घर भी इतना डीप होता है, उसमें चेम्बर्स होते हैं अलग 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 अलग। अगर आप इस पिक्चर में देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा, एक एंट का घर इतना बड़ा होता है और उसमें छोटे छोटे कमरे होते हैं, उसमें, इसमें स्टोर हाउस है फूड का, इसमें एग्स ले करते, इसमें डेड बॉडीज होती है, ऐसे ऐसे करके एंट्स की पूरे चैम्बर्स होते हैं, पूरा का पूरा किंगडम की तरह बनाते हैं वो लोग, अंदर नीचे, और ऊपर से एक सिर्फ एक ही छोटा सा होल होता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको खेड़ते हैं तब पूरे से ऊपर से कट कर देते हैं, सब नीचे जो है वो मैश हो जाता है, उसको पता नहीं कि कैसे वापस डिग कर पाएगा उसमें से अंदर जाके, क्योंकि जब डिग करते हैं तो ऊपर से डिग करके नीचे बनाया ना होल, ऐसे ऐसे दाने को निकाल निकाल करके ऐसे डिग करते जाते हैं। आज जब नीचे से ही तुमने बंद कर दिया, तो उसको ऊपर जाना है कैसे, कहाँ से खोदेंगे तो ऊपर निकल आएगा, वो पता नहीं लगेगा, आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, वो कॉलोनी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। तो हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समझ करके, उसकी महत्वपूर्णता को ना समझ करके क्या किया, उसको किल कर दिया लिटरली, है ना। जैसे कहते हैं हम लोग, गांव के गांव उज्जड़ गए, उज्जड़ गए, कोई टेररिस्ट आया और उसने पूरा का पूरा गांव में आग लगा दी। इन लोगों के तो हर रोज ऐसे गांव उजड़ जाते हैं, अगर ध्यान से देखें तो कितना सेंसिटिव हमको बनना है वो हमारे ऊपर है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को साथ में लेंगे या सिर्फ टूल्स की साथ लेंगे, टूल्स का साथ लोगे तो आपको एंड तक ही नहीं जाओगे पाओगे, आपको कहीं बीच में अटक जाओगे, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साथ लोगे तो लाखों साल के बाद भी वही चीज़ आप रिपीट कर सकते हो, वही चीज़ साइकिलिंग कर सकते हो। सर जैसे कि आपने बोला कि ठंड वाले मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऊपर ऊपर आ जाते हैं और उसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर हम सॉइल को लूज नहीं करेंगे तो फिर सीड कैसे डालेंगे? क्या नहीं यूज़ करेंगे तो? सॉइल को लूज नहीं करेंगे तो वैसे हाँ, गुड क्वेश्चन। अभी एक ऐसा सीडर आया है जिसमें वो वैसे की वैसे कोई ज़मीन की सतह को रखता है और उसमें इंजेक्शन की तरह सीड डाल देता है। अभी ऐसा, आप जस्ट यूट्यूब करना सीडर करके, लेटेस्ट सीडर या टॉय, टिल टिल लेस सीडिंग, टिल मतलब सॉइल को टिल करना ना, पलटाना, तो टिल
या टिललेस सीडिंग करो करके यूट्यूब करोगे तो उसमें भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर सीड एक मकाई का हार्वेस्ट किसने कर लिया, मकाई के छोटे छोटे इतने वो स्टड भी बड़े निकल रहे बाहर से, स्टम्प्स भी निकल रहे बाहर ऐसे मकाई के, और उसके साथों साथ उसमें सीड कर दिए बाजू में। तो वो बैक्टीरिया जो रूट्स में ऑलरेडी फैले हुए वहां पर वो उसको मदद करने के लिए आ जाते हैं, वही सीड जो उसमें वहां पर डाला गया है। और वही की वही जमीन में वही वही पारा में आपने दूसरा सीड डाल दिया। ट्रैक्टर्स में पहले तो प्रॉब्लम ये आती है कि उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। जो काउस होते हैं उसके हूव्स इतने छोटे छोटे पहले तो, राइट, और वो चार हूव्स ही है, ट्रैक्टर के तो इतने बड़े बड़े पहिए, ठीक है ना, बड़े पीछे से, और उसका वजन भी कितना टन में आता है, राइट, टन्स एंड टन्स होता है। गाय गाय का में भी 300-400 kg होता है, उससे ज़्यादा तो नहीं होता है गाय का या बड़द का बूल का जो भी वेट, ठीक है। और वो वजन में तो थोड़ी जगह पर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल वो टायर का टायर पूरा प्रेस कर देता है नीचे, उसका जो घर होता है, सोचो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कितना प्रेशर आता है उसके टाइम पे जब टायर जस्ट जस्ट ट्रैक्टर घूम जाता है वहां से। तो ये सब चीज़ें हमको सोचनी पड़ेगी, है ना। चलिए। Naturally, enriched soil promote healthy root systems थ्रू through mic. माइकोर्जिया, ये कौन सी फंगस है इसमें, माइकोर्जिया फंगस है ये, ठीक है इसमें। तो वो फंगस रूट के साथ चिपक जाती है और रूट के साथ भी फैल जाती है। ये रूट है वो नॉर्मली फैले हुए रूट से, इस सॉइल में बैक्टीरिया नहीं है या फंगस नहीं है, तो वो इतनी बड़ी हुई। आप देख सकते हो कि कैसे उतने उसमें मकाई भी छोटी सी आ रही है और इसमें मकाई भी बड़ी सी दिख रही है, दो लगी है इसमें, इसमें एक ही लगी है। तो तुरंत आपको वहां पर फूड प्रोडक्शन का वैल्यू समझ में आ रहा है कि डबल हो रहा है ऑलमोस्ट। एंड इसमें कैसा टाइप का वॉल्यूम भी देखोगे अगर तो ऑलमोस्ट डबल से 3 टाइम्स वॉल्यूम है रूट्स का, समझ सर में आया? ये ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें फंगस फैल गई है रूट्स के साथ। तो रूट्स इतना फैले और फंगस उसके ऊपर चिपक गई है, और चिपक करके उसने खुद के टेंटिकल्स छोड़ के रखे हैं सॉइल के अंदर दूर दूर तक। तो आपके पास अब एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया है। पहले तो इतनी जगह से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले थे, अब फंगस आकर के हेल्प किया आपको, अब फंगस वहां तक गई है और इतना फैल गई सब जगह पर, तो आपको इतनी सारी जगह से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो ऑब्वियसली आपका पानी के इनटेक भी बढ़ गया, न्यूट्रिएंट्स का भी इनटेक बढ़ गया, तो आपका प्लांट तो ऑब्वियसली ग्रो होने वाला है अच्छे से। तो क्लोरोफिल कंटेंट इज क्रिटिकल टू कन्वर्शन ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड्स टू विटामिन्स। अब इसकी वजह से फॉलिएज भी बढ़ जाता है आपके पास, फॉलिएज बढ़ जाता है मतलब पत्ते भी अच्छे से बढ़ जाते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल रहे हैं आपको। और वो एमिनो एसिड्स भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अच्छे से। एमिनो एसिड्स मतलब वेरी बेनिफिट टू आवर लिविंग, उसमें खाने में बहुत सारे एमिनो एसिड जो हमको बेनिफिट करते हैं वो उसमें से भी आते हैं। तो उसकी वजह से भी अच्छे से सब चीज़ें ये इंक्लूड होता है। इंक्रीजेस प्लांट रेजिस्टेंस टू ड्राउट, जैसे कि मैंने बताया पानी भी जगह से जगह आपकी बढ़ गई तो वहाँ सब जगह से पानी भी मिल सकता है उसको। ड्राउट हो गया तो भी बहुत सारी जगह पर से फैला है उसका रूट्स, तो पानी मिल जाएगा उसको, ठीक है ना। The sad truth is that what is natural and free is now being packaged and commodified. जो गलत बात हो रही है ये है कि जो माइक्रोजिया जो फंगस है, जो नेचुरल फंगस है, उसमें वो लोग पैक कर रहे हैं अभी ये फंगस को पैक कर रहे हैं और उसको बेचने लग गए हैं। तो मतलब जो सच्ची चीज थी जो पहले से थी आपके पास जो फ्री थी, जैसे कि पानी को भी उसने ऐसे स्टार्ट किया था, पैकेज वाटर तो क्या था, मतलब पैकेज वाटर की जरूरत थी हमको, शायद जरूरत थी हमको। अमुक जगह पर पानी बहुत खराब होता था तो उसमें बॉटल वाटर जो आया वो एक तरह का ब्लेसिंग की तरह है। लेकिन अब तो सब जगह पर पानी बॉटल में आ गया है, होटल में जाओगे तो पानी का बॉटल आपको पैकेज वाटर मिलता है। आरओ प्लांट तो होता ही है उन लोगों के पास, फिर भी वो लोग पैकेज वाटर को खुद कहते हैं कि नहीं हमारा पानी शायद सही नहीं होगा, या तुम हमको ना कहोगे, या हमारे ग्लास साफ सुथरे नहीं है, तुम सीधा प्लास्टिक की बोतल में से ही पियो। ये एक तरह का फैशन हो गई। तो अभी ये एक नया फैशन आ रहा है जो हम देख सकते हैं इस पैकेजिंग से, कि माइक्रोर्सिया का फंगस का पूरा पैकिंग करके वो लोग देते हैं और फार्मर्स उसको खरीदते भी है। जो ऑर्गेनिक फार्मर्स अपने आप को कहते हैं वो इसको खरीदते हैं, ठीक है ना। चलो। Sowing sowing seeds need an इंक्यूबेशन। incubation. Imagine if the area is too hot or too cold, the seeds will not sprout appropriately. Appropriately, seeds need humus and humidity to स्प्राउट। sprout. This is presently natural in forest area where the top
layer of soil is full of humus, moisture, warmth, and microorganisms to provide root growth. ओके, सोइंग जब हम बीज उगाते हैं तो हम क्या चाहिए, हम लोगों को थोड़ा सा ह्यूमस चाहिए, थोड़ी सी गर्मी चाहिए। ह्यूमस मतलब डेड डिकेइंग स्टफ जिसको कहते हैं ना, पत्ते जो सड़ते हैं, पत्ते जो सड़ रहे हैं उसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, सब कुछ चीज़ें होती है, उसको कन्वर्ट कर रही है उसके बेस फॉर्म में। पत्ते का क्या होता है बनावट, बहुत सारी उसमें चीज़ें में न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उसको सड़ा करके उसको बेस फॉर्म में लेके आके के कार्बन है, कार्बन में चला जाता है ना। जिंक है तो जो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, कैल्शियम है वो जिंक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो वो सब सॉलिड फॉर्म में लेकर आने के लिए वो सब माइक्रोऑर्गेनिज्म्स एक्ट करते हैं। तो सोइंग करते मतलब बीज जब उगाते हैं तब हम लोगों को इंक्यूबेशन ऑफ सीड्स के लिए क्या चाहिए, इंक्यूबेशन के लिए करने के लिए मतलब उसको अच्छे से उगाए, स्प्राउट हो जाए, उसके लिए क्या चाहिए, इसको इंक्यूबेशन कहते हैं ना। जैसे कि पहले तो उसको गर्मी चाहिए, छोटी सी सीड है उसको क्या चाहिए, वार्मथ चाहिए। आप सीड्स को फ्रीज में रख दोगे तो वो उगेगा नहीं कभी भी, ठीक है ना, वार्मथ चाहिए उसको। सेकंड चीज उसको चाहिए, क्या चाहिए, ह्यूमस चाहिए। ह्यूमस चाहिए मतलब डेड इकोनॉमी, टॉप से सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा होता है, Yes, sir. Stop. ठीक है ना। फिर थर्ड चीज को क्या चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए। अगर मॉइस्चर नहीं होगा, ये सब दोनों चीज़ों का मॉइस्चर नहीं होगा, भेज नहीं होगा, तो वो उगेगा नहीं, ठीक है। तो प्रेजेंटली this naturally occurs in the forest areas where the top layer of soil is full of humus। ऊपर की सतह जो फॉरेस्ट की होती है ऑलरेडी उसमें ह्यूमस होता है, पत्ते गिरते रहते हैं, ह्यूमस बढ़ गया, सीड्स वहां पर उसके बीच में आ जाते हैं, उसमें अंदर गर्मी बढ़ गई, और मॉइस्चर तो रहता ही है नीचे रूट सिस्टम में। तो फॉरेस्ट में ऑलरेडी नेचुरल में अपने आप ये नेचुरली होता है, पर हम लोगों को फार्म में ये नेचुरली नहीं है अवेलेबल। इसलिए बहुत सारे सीड्स जो उगाते हैं फार्मर्स वो भी फेल हो जाते हैं या लेट निकलते हैं, तो उसमें स्प्राउट की वजह से गलत टाइम पे निकलते तो वो मर जाते हैं, उग नहीं पाते, ठीक है। Tools like the plug were प्लाव, plow हाँ, were associated और ओकेजनली occasionally used in the past to till the soil, de-weed or add fertilizer, but now it is used more often and with great power. This was made to moisturely wood and was drawn by a pair of bulls or other animals, horses and camels. It contains a strong triangular iron strip called plugshare. तो पहले ज़माने में जो प्लाव था, ठीक है, वो ऐसे टाइप के सिंपल दिखते थे, दे वर रन बाय टू बुल्स, है ना। उसको प्लाव के साथ उसमें एक ट्रायंगल शेप का प्लाव शेयर था, इसमें दिखाया जा रहा है डायग्राम में, और वो बीम था वो उसके नेक के ऊपर रख करके उसको ड्रैग करते थे, प्लाव को उसके नेक के ऊपर रख करके। अभी कौन से प्लाव है, अभी देखो नीचे स्क्रॉल करके, अभी कैसे टाइप के प्लाव है, ये देखो। ये एक, जैसे मैंने कहा था, हॉर्स पावर्स बढ़ते जा रहे हैं, ट्रैक्टर्स के हॉर्स पावर बढ़ते जा रहे हैं, और ये जितनी लेंथ है ना, ये जितनी लेंथ उसकी ज़मीन को पलटा देता है, उतनी ज़मीन नीचे की अर्थ की पलटा देता है। और कितनी नजीक नजीक है ये, तो हर एक जो भी जहाँ पर नीचे कुछ रह रहा है वो एक तो एक्सपोज हो जाता है धूप गर्मी में, सीधा सनलाइट उसके ऊपर आती है, जबकि अर्थवर्म्स को सनलाइट से सख्त नफरत है। वो अर्थवर्म जो नीचे अंधेरे में रह रहा है, ठंड में रह रहा है, वो ये प्लाव क्या करता है, उसको एक्सपोज कर देता है, अगर ऊपर है अर्थवर्म तो। अगर उसे नीचे भी है तो भी उसका घर को पैक कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर जमीन के ऊपर चढ़ गई है ब्लेड, तो वो पूरा का पूरा उसका होल भी बंद हो जाता है उसकी वजह से। Fertilizers, organic fertilizer versus chemical fertilizer. Advance of manure, it increases एडवांटेजेस ऑफ मेन्योर, manure. एडवांटेजेस मतलब फायदे। Fine. It increases the number of friendly microbes. Insects and microbes make the soil फॉरस porous, due to which exchange of gases becomes easy, becomes easy. It provides it the improves the texture, it improves the texture of the soil. The soil becomes highly grainy and sponge-like, allow deep and easy roots growth. ओके। This पहला also पहले ये दो चीज समझ लेते हैं, माइक्रोब्स को इंक्रीज करती है कैसे,
जब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हो, मतलब काउ डंग या कोई भी तरह का जो फर्टिलाइजर जिसमें केमिकल्स यूज नहीं होते, जो नेचुरली फॉर्म्ड होती है कंपोस्ट के द्वारा, अर्थवर्म्स के द्वारा, है ना, जो सड़ान से, यूजुअली सड़ान से बनती है, या एक दूसरा भी तरीका है जिसको कहते हैं बायोस्लरी। बायोस्लरी मतलब गोबर गैस प्लांट में जो वेस्ट हम उसके अंदर डालते हैं तो वो डाइजेस्ट होकर के उसमें से निकलता है बाहर, उसको बायोस्लरी कहते हैं। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और वो ऐसी स्लरी होती है जो बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं उसके अंदर। तो अलग अलग विविध प्रकार की कंपोस्ट से लेकर के, अर्थवर्म का कंपोस्ट होता है, नेचुरल कंपोस्ट होता है, वो भुरभुरा खाद होता है, ऐसे स्मेल करोगे तो भी अच्छी स्मेल आती है। वो खाद जो होते हैं नेचुरल खाद, ठीक है ना, ब्लैक कलर की मिट्टी जिसको कहते हैं। और दूसरा भी है लिक्विड फॉर्म में जो तो बायोस्लरी कहते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें नेचुरल फर्टिलाइजर्स में आते हैं। उसके फायदे क्या है, उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स जो ब्रेक डाउन करते हैं, कोई भी चीज़ जमीन में है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसको सॉल्यूबल फॉर्म में लेकर आकर के पेश करते हैं प्लांट को, और प्लांट के रूट्स उसको इजीली ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज़ जो केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है टेकअप करने के लिए, प्लांट्स को सीधा टेकअप करने में, अच्छा आपको कोई रोटी खिलाता है तो रोटी की ऐसे लोई बना करके आपको खिलाएगा तो आपको मजा आएगी, या कोई रोटी को सेक करके अच्छे से घी लगा के देगा तो अच्छा लगेगा? फिर सेक कर। हाँ। तो अभी ये क्या काम कौन करता है, बैक्टीरिया काम करते हैं। तो आटा तो है ही, नीचे आटा पड़ा है, लेकिन वो आटे का लोई बना करके खिला करके आपको खिलाएंगे तो आपकी ग्रोथ कैसी होगी? और आपको वही आटे का लोई का बना करके रोटी बनाएगा, उसको उसको सेकेगा अच्छे से, उसके ऊपर घी लगाएगा और फिर आपको देगा, तो वो आपकी ग्रोथ कैसी होगी? समझ में आ रहा है दोनों में फर्क क्या है? तो बिना खाद के, जमीन में खाद बिना डालोगे उसकी, तो आपको रोटी का लोई खिलाई, ऐसे खिलाया, और नेचुरल खिलाओगे, आपको नेचुरल रोटी खाओगे तो ऐसे, क्योंकि वो बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया, इनसॉल्युबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स पड़े थे, उसको आपने सॉल्युबल फॉर्म में बना दिया, उसको आपने रोटी पका कर खिला दी। वही गेहूं थे, एक लोई में था और एक रोटी में, वही गेहूं थे। समझ में आ रहा है? तो दैट इज द थिंग, न्यूट्रिएंट्स वही है पर उसको सॉल्युबल फॉर्म में कर दिए। इंसेक्ट्स एंड माइक्रोब्स मेक द सॉइल पोरस। अब इसका मतलब क्या है? पोरस का मतलब होता है पानी को सोखने वाली शक्ति और सक्षमता को बना देता है वो। इंसेक्ट्स और माइक्रोब्स क्या करते हैं, वो लोग नीचे रहते हैं, नीचे रहते तो उसका घर बनाते, घर बनाते तो उसमें खुद ऐसी जमीन को सॉफ्ट रखते हैं, या फिर वो खुद खाना पीते हैं, पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से जमीन सॉफ्ट रहती है।